एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी IAS। तो दोस्तों, हम एक क्विक रिवीजन क्लास कर रहे हैं जिसमें हम घटना चक्र के द्वारा जो पॉइंटर है पूर्वालोकन सार का, उसी का हम यहाँ पर क्या करें, डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये समझिए तो ये अंतिम प्रहार है। अगर हम अब तक नहीं कुछ पढ़ पाए हैं, अब तक मतलब कि हम बस बुक पढ़ पाए हैं थोड़ा बहुत और PYQ नहीं हल कर पाए हैं, तो PYQ अब टाइम नहीं रह गया कि अब PYQ हल करें। अब आपको पॉइंटर लेना है, इसको बार बार मेमोराइज करना है, बार बार समझने की कोशिश करना है, और इसको अंतिम प्रहार है पॉइंटर। और आपको अपना करंट अफेयर भी देखना है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम अगर आप बुक पढ़ने लगेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको करंट अफेयर तैयार करना है और पॉइंटर देखना है, और हो सके तो 1-2 PYQ कर लीजिए। PYQ से क्या होगा, थोड़ा सा ये मालूम चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो मेरे दोस्त बिगिनर हैं, जो पहली बार या दूसरी बार दे रहे हैं, उनका तो बहुत सारे क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो वनडे के बच्चे हैं, RO वाले हैं, जो RO के एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि वो लोग जो हैं उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि एक सीक्वेंस बना रहे, एक कहानी की तरह लेके चला जाए, ठीक ना। उसमें आपको तो पॉइंटर तो याद करना पड़ेगा, जो फैक्ट है उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इसको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के तहत इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो हमारे आने वाला एग्ज़ाम जितने भी हैं सब में ये काम आएगा, जो कि 9 सितंबर से हम शुरू किए हैं। तो ये हम लोग का पहला लेक्चर पॉलिटी के लिए होगा। बाकी हिस्ट्री का तो चल रहा है, हिस्ट्री का भी आप देखते रहिए, ठीक है ना। तो हम लोग पॉलिटी का शुरू करेंगे। ये पॉलिटी का है, तो पॉलिटी पॉइंटर है, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं कि इसके इंडेक्स में क्या क्या दिया है। तो इंडेक्स में हम देखते हैं तो सेम वही जो सिलेबस में है, ठीक ना। तो हमारे सिलेबस में जो जो दिया है वही इसमें भी है, कुछ नया नहीं है जो हम पढ़े हैं। पेन ले लेते हैं हम, तो वही देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 पार्ट में डेवलपमेंट को डिवाइड किया है। तो हम जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या कोई और भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी है। ये पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा पास किया गया, और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, क्वीन के द्वारा पास किया गया, ठीक। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बारे में सेकंड चैप्टर, थर्ड 6 उसका 6 कहाँ गया, थर्ड कहाँ गया, फोर्थ कहाँ गया। तो एक सीक्वेंस कुछ प्रॉब्लम है, ये बुक की प्रॉब्लम है, ठीक। तो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ आर्टिकल है, फिर प्रीएम्बल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद गवर्नेंस सिस्टम देखेंगे। फिर नेशनल सिंबल है, नेशनल कौन कौन सिंबल है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी। फिर सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम देखें, फंडामेंटल ड्यूटी है, प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल, यानी सब वही जो हम लोग लक्ष्मीकांत में पढ़े हैं, चाहे और किसी भी बुक में पढ़े हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे, और कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 72 पेज हैं। मिसलिनियस को लेके इसमें देखा जाए तो 72 पेज है। तो 72 पेज है, तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं आज से, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक, इसका नाम है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की कहानी शुरू होती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो होती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की शुरुआत देखते हैं, अगर समझने की कोशिश करें, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट चैप्टर से हम क्या समझते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप किया गया इंडिया में, ठीक, तो उस पर जितने क्वेश्चन बनेगा। तो अब सबसे समझिए कि यहाँ पर जब आते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 BC में आती हैं, ठीक ना। तो सबको मालूम है 1608 से उनको अपना ट्रेड करने के लिए जाती हैं औरंगजेब के पास, ठीक। पहले तो मुग़ल एम्पायर के पास जाती है। मुग़ल एम्पायर ही अपना समझिए कि अपना रहता है उस टाइम का 1707 तक रहता है। तो 1707 तक तो ये कुछ नहीं करते हैं, अब देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर कहानी बदलती है प्लासी के युद्ध से।
कहाँ से? प्लासी के युद्ध। स्टोरी जो है, जो ये कहानी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की, तो सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के बाद नहीं बना है, पहले तो अपन दिमाग से निकाल दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हमारे उसी टाइम से हो गया था जिस टाइम पहली बार ट्रेड कोई एक्ट बना इंडिया में, तो वो एक्ट बना अंग्रेजों के द्वारा। और कौन बनाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो कंपनी रूल अब एक तरह से देखा जाए तो हमारे सोसाइटी के, चाहे हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किए, ठीक ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की तरफ लेके गए हमको। किधर? हमको डेमोक्रेसी की तरफ लेके गए। कहाँ गया यार? ये हमें डेमोक्रेसी की तरफ ये हमें डेमोक्रेसी की तरफ लेके गए देश। पहले तो राजा रहते थे, राजा के बाद ये जनता के राज की तरफ लेके गए। पहले तो अपने चालाकी के लिए लाए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कन्वर्ट होकर गया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाने लगी। तो वही देखते हैं कि पहले शुरुआत कैसे होती है, तो वही चीज़ें इसमें। तो आप देखिए इनकी शुरुआत अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो ये प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध फाइट होती है, प्लासी का युद्ध होता है, कब होता है? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जो हमारे देश के लिए टर्निंग पॉइंट हो जाता है, हमारे हिस्ट्री के लिए और हमारे गवर्नेंस के लिए टर्निंग पॉइंट हो जाता है प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध के बाद यहाँ पर तो ठीक है, प्लासी का युद्ध हार जाते हैं, नहीं, प्लासी का युद्ध तो जीत जाते हैं, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश जीत जाते हैं। और यहाँ से फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर कब होता है? तो ठीक 1764। और यहाँ पर फिर उसके इलाहाबाद ट्रीटी होती है 1765 में, इलाहाबाद ट्रीटी। और इलाहाबाद ट्रीटी में इनको मिलता है दीवानी राइट, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ बक्सर के जो 1764 में होता है, तो दीवानी राइट पाते हैं। और कौन दीवानी राइट देता है? तो मुगल इनको दीवानी राइट देते हैं। और दीवानी राइट कहाँ कहाँ पाते हैं? तो सबसे पहले बंगाल, फिर उसके बाद बिहार, उड़ीसा, 3 जगह पाते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ कहानी यहीं से नहीं बंद होती है। अब सोचिए कि प्लासी के युद्ध से कहानी शुरुआत हुई, ठीक। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। अब इसमें 100 जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा? 1857। 100 साल के बाद फिर टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक ना। याद करने का तरीका है ये, 100 जोड़ देंगे आपको मिल जाएगा प्लासी का, आपको मंगल पांडे का विद्रोह मिल जाएगा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार मिल जाएगा। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार जब होता है तो वहाँ से अब क्राउन रूल शुरू हो जाता है। तो आपको ये 2 चीज़ें आपको मेमोराइज होना चाहिए कि इंडिया जब है इंडिपेंडेंट पाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण धीरे धीरे ग्रेजुअली हो रहा था, ठीक ना। तो पहले तो वो कंपनी के रूल के अंदर हुआ 1773 से लेकर 1858 तक। फिर उसके बाद ये तो प्लासी के युद्ध से शुरुआत होती है कहानी। फिर उसके बाद आपका मंगल पांडे पगला जाते हैं, तो क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार या रिवोल्ट ऑफ 1857 का आता है। अब वहाँ से कंपनी क्राउन सीधे बोलती है कि अब किंग काम करेगा, अब तुम्हारे बस का नहीं है किसी देश को कंट्रोल करना। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें, ठीक है ना, अगर थ्योरी बुक पढ़ा जाएगा तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे, लेकिन हम किताब क्या बोलते हैं, क्विक रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। तो क्विक रिवीजन में बस हमको ये ध्यान देना है कि कहाँ से टर्निंग पॉइंट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम हिस्ट्री जब पढ़े हैं तो वहीं से टर्निंग पॉइंट लेके चलेंगे हम, ठीक। तो हम हिस्ट्री में पढ़े हैं कि हाँ प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक, प्लासी हुआ 1757। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सीधे क्या बन जाती है? दीवान बन जाती है, ठीक। अब जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये लोग और इंडिया के ऊपर कंट्रोल करते जाएंगे, और वो कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल कहने के लिए रूल रेगुलेशन बना रही है, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? क्राउन से आपको मिलेगा, ठीक। तो उसी तरह से अगर हम ये 2 पार्ट में अगर डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर हम ध्यान से इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा एक्ट, इसको याद कर लीजिए, परीक्षा में बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए, ठीक ना। तब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आती है कब?
1600 में अराइव करती है ईस्ट इंडिया इंडिया में ट्रेड करने के लिए। दीवानी राइट 65 में पाती है, लेकिन टर्निंग पॉइंट कहाँ से बनता है, तो टर्निंग पॉइंट बनता है प्लासी का युद्ध से। ठीक, तो आलम शाह जो है, आलम शाह मुगल एम्पेरर, उसने इनको दीवानी राइट देता है। कहाँ कहाँ देता है, बंगाल पूछता है, बंगाल देता है, बिहार देता है, शायद बीबीओ, याद कर लीजिए बीबीओ, बंगाल बिहार उड़ीसा को दीवानी राइट दिया जाता है। ठीक, उसके बाद कंपनी में बहुत सारा करप्शन, कंपनी में बहुत सारा करप्शन हो रहा है, तो क्या कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी थी तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास होता है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पास होता है, इसको 7073 एक्ट बोलते हैं। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। फिर उसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कौन, रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है जो गवर्नर होता है, गवर्नर। ठीक, गवर्नर जो होता है पावरफुल बन जाता है। और यहाँ 73 में गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। ठीक, याद रहे, यहाँ पूछता है 70 रूल से क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। ठीक, ये गवर्नर जनरल कब तक चलता रहता है, जब तक कि ये सेंट्रलाइज नहीं कर लेते हैं पावर, ये वन मैन शो की तरफ जाते हैं। क्या, यहाँ से शुरू करते हैं वन मैन शो की तरफ, वन मैन शो मतलब कि एक आदमी ही सब पर भारी रहे। ठीक ना, एक आदमी ही सब पर भारी रहे, मतलब कि यूनिटी की तरफ जाते हैं। सभी चीज़ों को जो फेडरल, जैसे हम कहते हैं कि फेडरल है हमारा इस समय का जो पॉलिटी है, सरकार है, गवर्नमेंट है, वो फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक, लेकिन ये का यूनिटरी बनाने की तरफ जाती थी, वन मैन शो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरुआत हो जाती है वन मैन शो की, मतलब कि गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है, यहाँ तक कि उसके अंदर क्या बोलते हैं, जुडिशरी तक आ जाती है। ठीक, तो वही एक सेटलमेंट एक्ट 7088 में आता है, 78 में, जिसमें इसको जुडिशरी पावर मिलती है। कुछ प्रॉब्लम लूप होल हो जाता है, उसको सेटल किया जाता है। फिर उसके बाद 7084 में यहाँ से ये पिट इंडिया एक्ट, यंग पिट के द्वारा दिया जाता है। पिट इंडिया एक्ट सीधे डायरेक्ट क्या बोलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करता है। यहाँ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल हो जाती है, किसके अंदर, तो क्राउन के। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि क्राउन रूल यहाँ से होता है, नहीं, ये दिखावे के लिए, हाथी का दांत है। ठीक ना, ये क्या है, हाथी का दांत है। पिट इंडिया एक्ट से ही शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1813 में, और ये चार्टर एक्ट कहता है कि मोनोपोली इसका बढ़ाया जाए। लेकिन एक और एक्ट है जो कि यहाँ पर छूट गया है, छूटा है ना, नहीं, 7084 यहीं पर तो आता है। ठीक, सही है, छूटा नहीं। ठीक, 1813 में कहता है कि भैया इसको 20 साल और बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो 20 साल इसकी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ा दी जाती है। 1813 का चार्टर, पहले देखिए चार्टर है सुनना, तो यहाँ पर पहले क्या हो, ट्रेड से रिलेटेड काम हो रहा है। ठीक, जहाँ पर देखेंगे चार्टर आएगा, आप ईस्ट इंडिया कंपनी, एक और चीज़ आपको बता देते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया आती है तो क्वीन क्या देती है, क्वीन क्या साइन करती है, क्वीन एक चार्टर साइन करती है। आप पढ़ेंगे बड़ी ध्यान से, तो क्वीन क्या करती है, चार्टर साइन करती है कि जाओ और ईस्ट में तुम बिजनेस कर सको। किसको चार्टर साइन करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये चार्टर जो है हमेशा 20 साल पर रिन्यूअल होना चाहिए, तो हमेशा आप देखेंगे तो 20 साल पर रिन्यूअल होता रहेगा यह चार्टर। ठीक, ये ध्यान में रहे। तो ये 1600 से ही शुरू हो जाता है चार्टर का कहानी, लेकिन चार्टर वास्तव में हमको दिखाई देने लगता है यहाँ रिन्यूअल होता है, पहले रिन्यूअल होता ही नहीं था। चार्टर यहाँ पर रिन्यूअल होता है, पहले रिन्यूअल होता ही नहीं था। रिन्यूअल होने का रीज़न है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाता है तो रिन्यूअल वहाँ प्रेशर बनाने लगते हैं, वहाँ के जो बिजनेस क्लास होते हैं, कहते हैं कि हम लोग भी अब जाएंगे, छोटे और भी बिजनेस क्लास वहाँ पर राइज होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, तो वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी प्रॉफिट कमाएं। इसलिए यहाँ पर रिन्यूअल इसके पहले होता ही नहीं था, सब मनमानी करते रहते हैं। तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 73 में। फिर अब देखेंगे तो अब चार्टर एक्ट आता है, तो यहाँ से मोनोपोली इनकी ख़त्म करने की बात होती है, लेकिन 2 मोनोपोली यहाँ पर इनको मिल जाती है। ठीक है ना, पहली चाइना और चाय और चाइना दोनों को मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को रहती है, बाकी मोनोपोली ख़त्म करने। और यहाँ पर एक और भी काम होता है, उसको देखेंगे। ठीक,
यहाँ पर एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने की बात होती है इंडियन के लिए, बहुत सारा। उसके बाद ये देखिए चार्टर एक्ट 20 साल के बाद, तो 1813 में 20 जोड़ दीजिए तो आपको 1833, इसमें 20 जोड़ दीजिए तो 1853, ठीक। तो 1 मैन शो चलता है यहाँ तक 1853 तक, 33 तक, 1833 तक आपका 1 मैन शो चलता है। फिर उसके बाद यहाँ 1853 में पूरा कन्वर्ट हो जाता है 1 मैन शो, यानी सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाता है। जब सेंट्रलाइज हो जाता है तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या, कि सब सेंटर एक आदमी के हाथ में सब हो जाता है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है, रिवोल्ट शुरुआत होती है, मंगल पांडे पगला जाते हैं, ठीक। रिलीजियस सबसे पैनिक पॉइंट होता है, रिलीजियस किसी भी मूवमेंट के लिए पैनिक होता है, ठीक ना, पैनिक होता है किसी, इसीलिए किसी के रिलीजियस जहाँ धर्म की बात हो वहाँ से उल्टा पैर भाग जाना चाहिए हमेशा, कोई भी हो। तो उसके बाद जब ये शांत होता है तो जनता में विश्वास प्राप्त करने के लिए क्वीन कहती है कि अब हम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लेके आएंगे। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में कहती है कि हम आप लोग को रिपब्लिक बनाएंगे, अब हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बनाएंगे, ठीक। तो आप देखेंगे काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव की बात करती है और वहाँ से शुरुआत होती है काउंसिल एक्ट। तो आप देखेंगे तो लगातार काउंसिल एक्ट चलता रहता है, ठीक। तो आप देखेंगे 1861 में काउंसिल एक्ट आता है, 1892 में काउंसिल एक्ट आता है, 1909 में काउंसिल एक्ट, 3 लगातार काउंसिल एक्ट आता है। कब कब आता है तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम जब सोसाइटी में इंडिया के इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में जब ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती है तो एक काउंसिल एक्ट ले आके शांत कर देते हैं, ठीक। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि टाइम पीरियड पर लेके आएंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट लेके आते हैं 1919 में। फिर उसके बाद 1932 में कम्युनल अवार्ड लेके आते हैं। कम्युनल अवार्ड की शुरुआत हो जाती है, आप देखेंगे तो आपका 1909 से ही कम्युनल अवार्ड की शुरुआत, 1919 से ही, ठीक ना। 1932 में और इसको एक्सपेंड करते हैं। 1935 में आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता है और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत सारा क्रिएट होता है। अब इसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड की शुरुआत होती है 1939 से। तो अभी इनको मजबूरन यहाँ पर क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और इंडिया इंडिपेंडेंट की ओर जाता है। तो इनको बोलते हैं कि हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। कौन बोलता है, तो क्राउन, यानी क्राउन कौन है, तो वहाँ की पार्लियामेंट, पर क्राउन पार्लियामेंट जो है वो बोलती है, क्राउन के अंदर काम करती है पार्लियामेंट, हेड ऑफ कंट्री है क्राउन, ठीक। तो यहाँ पर कहती है कि हम तो वही इंडिपेंडेंट कैसे मिलेगा, उसमें इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट के बारे में 1997 में एक पास करते हैं ये लोग, इंडिपेंडेंट एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंट 1947, ठीक। तो आपको याद रहे, ठीक। तो पहले चार्टर एक्ट लाते हैं, चार्टर एक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं बहुत सारा। लेकिन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि भैया आपको 20 साल पर अपना करना पड़ेगा, ठीक। तो 20 साल पर ये लोग अपना चार्टर एक्ट को रिन्यू करते रहते हैं। देखिए, फिर देखिए, ठीक ना। तो आप फिर उसके बाद ये लोग काउंसिल एक्ट की तरफ चलते हैं, यानी पीपल रिप्रेजेंटेटिव की बात होने लगती है कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है सरकार में, तो अब रिप्रेजेंटेटिव के लिए लड़ाई होने लगती है। यानी सोचिए, एक कंपनी आती है ट्रेड करने के लिए और फिर हमको डेमोक्रेसी सिखाने लगती है, एक रूल बना के हमारे रूल के अनुसार कंट्रोल करने लगते हैं। कंट्रोल करते करते धीरे धीरे अब वो हमको कहती है कि आपको भी अपने में साथ भाग देंगे। तो सोचिएगा, ऐसा ग्रुप बना देती है, उसमें अब लड़ाई होने लगती है कि हमको भी उसमें चाहिए। तो वही धीरे धीरे एक काउंसिल की तरफ बढ़ जाते हैं और लास्ट में हम आज कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए वही चीज़ है, लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलप होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं चार्टर एक्ट, ठीक। तो यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है, ठीक। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर कौन कौन, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आ जाती है। यहाँ पर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव की शुरुआत हो जाती है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, 1 मैन शो की यहाँ से शुरुआत होती है और वो 1 मैन शो कहाँ जाकर ख़त्म होता है, तो 1833 में। 1833 में देखिए, फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइज, 1833 वाले एक्ट में देखिए, 1833 वाले एक्ट में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। देखो, ये फाइनल यानी शुरुआत होती है 73 से और 1833 में। आप खुद सोचिए, लगभग 75 साल के बाद इनको ये टारगेट प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है ना। धीरे ग्रेजुअली ये कोई काम धीरे धीरे करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्यूल गवर्नमेंट की बात होती है। ड्यूल गवर्नमेंट में मतलब कि यहाँ पर फंक्शन की बात होती है, ठीक। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली, वहाँ पर चाय और ओपियम, ठीक ना, 1 लाख एजुकेशन में, ठीक। आपको जैसे मिल, ठीक ना। तो चार्टर एक्ट है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री। आप सोचिए
आपको जब हम देखिए, जब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं तो मज़ा आता है। थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा देने में मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ पर एक और देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तो इसी एक्ट के द्वारा 74 में बनता है। वाराणसी फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है ना। तो आपको जब हम इसको थ्योरी पढ़ेंगे तब मज़ा आता है, लेकिन अब थ्योरी का टाइम नहीं रह गया, इसलिए हम लोग केवल वन लाइनर पर ही फोकस। तो वन लाइनर अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, तो ठीक, अब तो समझ में आ गया। तो पहला है विच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलाइज, ठीक ना। यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट उस एक्ट की बात कर रहा है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ओवर द ट्रेड, यानी ओवर द ट्रेड में मोनोपोली खत्म करने की बात करता है। तो 1813 एक्ट, 1800 चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है शुरू से ही, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान बैठा के रखिए। चार्टर एक्ट 1600 से ही शुरू है। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो फिर उनको चार्टर एक्ट ही देती है, ठीक ना। चार्टर ही प्रोवाइड करती है, चार्टर लो भैया चार्टर हो जाओ, तो वो परमिशन है, ठीक, ट्रेड करने का। लेकिन उसके बाद यहाँ से कहानी फिर शुरू होती है, और ये लेकिन वो हर 20 साल पर उसको रिन्यूअल करना होता है, लेकिन रिन्यूअल नहीं कराते हैं। करप्शन हाई बढ़ जाता है, जब करप्शन बढ़ जाता है तो रिन्यूअल नहीं कराते हैं, रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो अब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग 73 में आता है। फिर उसके बाद क्विट इंडिया एक्ट लेके आते हैं 84 में। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक। फिर एक एक्ट आता है बीच में, चार्टर एक्ट हमेशा 20 साल पर अपना होता है। तो 70 कहाँ गया, 73 में 20 जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 93। तो 93 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि इनका रोका जाए मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली रोकने की बात नहीं होती है, इनको 20 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल जाता है, जो कि 1813 फिर मिलता है। तो 1813 में चार्टर एक्ट आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक। पर चार्टर का मतलब क्या है, ट्रेड से परमिशन मिला होता है, ट्रेड करने के लिए परमिशन, धीरे धीरे उससे कंट्रोल किया जाता है इन लोग को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर ऑफ डिस्कशन बजट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे क्या नाम है, हमारे मॉडरेट रहते हैं, वो एप्लीकेशन लिख रिक्वेस्ट से अपना नियम रूल से चलते हैं, लेकिन स्ट्रीम रहते हैं, वो स्ट्रीम बोलते हैं कि भैया हमको केवल रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो 1892 की बात है, तो यहाँ पर जो एक जो क्या बोलते हैं मॉडरेट रहते हैं, नरम दल वाले, वो अपना बजट के डिस्कशन के लिए, तो पावर काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब बजट पास होता है तो उसके लिए वो उन्होंने अपना एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट अपना अचीव करते हैं रिक्वेस्ट करके, धीरे धीरे धीरे। लेकिन अब वहाँ से क्या होता है कि गरम दल नरम दल 1907 में प्रॉब्लम क्रिएट करता था और कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाती है, ठीक ना। तो गरम दल नरम दल टूटते ही 1907 में, लेकिन इससे पहले आप जितने मिलेंगे तो अब मॉडरेट मिलेंगे, ठीक। मॉडरेट का ही चलेगा। मॉडरेट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के तहत काम करना, ठीक, वो शांति प्रिय होते हैं। नेक्स्ट, विच एक्ट द प्रोविजन वाज द मेड द स्टेबलाइज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता आपको 73 में किया गया था, और इसका 74 में स्टेबलाइज किया गया था, और ठीक कलकत्ता में हुआ था। इजे इम्फे पहला इसके जज थे। नेक्स्ट, CGI थे ना। विच एक्ट फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएट। तो फेडरल की जब भी बात आएगी, जब भी फेडरल की बात आएगी तो याद कर लीजिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है, फेडरल इसी में आता है, ठीक ना। यहीं से हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपने लेके आए हैं। यहाँ पर कुछ आपका मैचिंग करने के लिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, स्टेबलाइज द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टेबलाइज करने के लिए। क्विट इंडिया एक्ट है, ये स्टेबलाइज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक ना। बोर्ड के ऊपर जो इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो बोर्ड होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्विट इंडिया एक्ट आता है। चार्टर एक्ट 1813 है। चार्टर एक्ट 1813 जो है ये परमिशन देता है कि वर्क टू इंडिया, इंग्लिश को, इंग्लिश मिशनरी को परमिशन देता है कि जाओ 1 लाख रुपया डोनेट उसमें लगाओ उनके एजुकेशन में, अपना रिलीजियस प्रोपगेट करने में, ठीक ना। और यहाँ पर एक मोनोपोली भी इनकी खत्म हो जाती है, लेकिन दो पर मोनोपोली रहती है, टी और चाइना। चाइना मतलब ओपियम यानी गांजा, ठीक। नेक्स्ट, 1833 ऐसा एक्ट है जहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, गवर्नर जनरल के काउंसिल में लॉ मेंबर का, तो फर्स्ट लॉ मेंबर कौन है, मकौले, टीवी मकौले। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ द डायरकी
रेफर टू, डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, डायरकी में सब्जेक्ट एक रिजर्व सब्जेक्ट होता है, एक रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट होता है, जिसमें रिजर्व मतलब कि रिजर्व कोई चीज़ रिजर्व है, ठीक, रिजर्व, ठीक ना। अब रिजर्व कोई चीज़ है तो रिजर्व मतलब कि ये इस पर कंट्रोल किसका रहेगा, ये सीधे गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रहेगा, ठीक। ये 1919 के एक्ट में आता है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के में आता है, ठीक ना। तो रिजर्व और ट्रांसफर मतलब कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चलता है, ठीक ना। अंडर द विच एक डायरकी वाज इंट्रोड्यूस टू सेंट्रल लेवल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पर पहले 1919 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वहाँ पर क्या होता है तो प्रोविंशियल लेवल पर आता है, स्टेट लेवल पर, लेकिन यहाँ पर अब सेंट्रल लेवल पर आता है, ठीक ना, 35 में, लेकिन ये फेल हो जाता है, लागू नहीं होता है, ठीक। 1900 दिस द एक्ट 1900 वाज एसोसिएटेड 1909 एक्ट वाज एसोसिएटेड इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट इंक्लूड किया था, ठीक ना, लॉर्ड मिंटो मार्ले के द्वारा। मिंटो यहाँ पर बोला गया कि फादर ऑफ कम्युनल, ठीक ना। तो यहाँ पर इंट्रो ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि जो पीपल को, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल होते हैं उनको मुस्लिम ही चूज कर सकते हैं और कोई नहीं, ठीक। यहाँ पर मुस्लिम तो मुस्लिम को पहले देता है 1919 में, फिर आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है आगे, 35 में, 32 में तो गांधी में और अम्बेडकर में हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, विच आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो प्रिंसिपल फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरकी रूल था, डायरकी एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसी में, मतलब राज्य, प्रोविंसी का मतलब राज्य में, सेंट्रल में नहीं, राज्य में, वहाँ पर डायरकी रूल, डायरकी में 2 गो चलता है, क्या क्या, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, डेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू प्रोविंसी, ठीक ना। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द वुमन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। सोचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो वुमन को रिजर्व सीट देती है, लेकिन आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व सीट नहीं है, केवल एक्ट पास हो गया लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। रिजर्व सीट 1935 में मिल जाती है, ठीक। तो ये अभी तक प्रॉब्लम सोचिए। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम प्रपोज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो अभी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रेजेंट है, वहीं से लिया गया है। जब सोर्स पढ़ेंगे तो ये वहीं पर आएगा। ये 75% जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। नेक्स्ट, विच एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन ऑफ द सिविल सर्विस का सेपरेट एग्जामिनेशन की बात कहाँ होती है, तो 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तीन पास होता है। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है पहला पास होता है 1758 मंगल पांडे 1858 मंगल पांडे विद्रोह करते हैं। फिर उसके बाद 1919, फिर उसके बाद 1935, ये 3 गो आपको मालूम हो। तो नेक्स्ट, बाई विच एक्ट सिस्टम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विथ द 120 मेंबर वाज क्रिएटेड। तो चैम्बर ऑफ प्रिंस 120 मेंबर वाज क्रिएट कब, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है ना, याद रहे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व मतलब रिजर्व, ठीक ना, मतलब कि जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्व में वो आएगा जिसको, जो कि सीधे सीधे आप ये समझिए कि रिजर्व में वो रहेगा जो महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट हो, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। वो चीज़ नहीं देंगे पब्लिक को, चाहे आम को, जैसे जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इंडियन के बढ़ गए होते हैं, जब बढ़ गए होते हैं तो उनको भी तो उस पर डिसीजन लेने का, लेकिन वो नहीं, वो का अपने गवर्नर जनरल या वायसराय को ही पावर में रहता है। तो ठीक, तो कौन कौन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मतलब है तो गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तभी तो वो लेके आता है 1881 में, ठीक ना।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, यहाँ से बहुत पैसा निकलता है। पुलिस, पुलिस तो इनके रिजर्व है, ठीक ना, तो ये इतना याद रहे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 2 नहीं है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होगा। मैं पहले ही बोला था, मैं सोचा कि सही दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन ही उठा के यहाँ पटक दिया है, ठीक ना, ये अच्छा भी किया है, ठीक। यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्या होगा कि यहाँ पर लोकल में काम होगा, सेंटर से कोई मतलब नहीं। सेंटर कहाँ पर जुडिशरी में काम करे, लैंड जहाँ से पैसा मिलेगा, जहाँ पुलिस काम करेगी। मतलब कि आप समझिए कि प्रेजेंट टाइम का यूटी। नेक्स्ट, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटो, यानी मतलब कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का ऑटोक्रेसी, यानी रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ की बात करेगा। मतलब कि यहाँ पर सीधे डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक ना। डेमोक्रेसी कौन है, तो 1935 का एक्ट है, जिसमें चुनाव भी होता है, ठीक। इंडियन लेजिस्लेटिव वाज मेड बाई कैमरल ऑफ द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरल की बात हो रहा है, यानी 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। कौन, 1931 में 2 पार्ट में तोड़ दिया बाई कैमरल। मतलब कि जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा है, बाई कैमरल, ठीक। इसी को बोलते हैं एक हाउस में 2 हाउस होना, ठीक है, तो बाई कैमरल हो गया, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाई कैमरल इस समय देखा जाए, उसी तरह से राज्य में था, ठीक। तो अगर इस समय देखा जाए बाई कैमरल जो है, तो अपना इस समय यूपी है, ठीक। अगर बाई कैमरल देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, कर्नाटक है, यानी 7 गो हैं, ठीक ना। आंध्र प्रदेश है, ठीक। 1 2 3 4 5 और कोई कोई छूटा है, जहाँ पर दोनों है, दोनों लोकसभा यानी क्या, विधानसभा, विधान परिषद, असेंबली काउंसिल और असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक ना। नेक्स्ट, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू द इशू ऑर्डर इज द इलेक्ट, यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 1 2 3 के तहत क्या करता है, ऑर्डिनेंस लेके आता है। ऑर्डिनेंस कब आती है, जब पार्लियामेंट की सीटिंग नहीं चाहे, पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है, ठीक ना, तब लेके आया जाता है। और इमरजेंसी के लिए लाना जरूरी होता है। तो कहाँ से लिया गया, 1935, ठीक ना। विच एक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक द सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द देयर कंट्री। तो कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें इंडियन को दिया गया कि भैया चलो तुम भी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में तो मज़ा ले लो, ठीक। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव बनवाना है आपको। अब हम जानते हैं कि 3 होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक ना, और जुडिशरी, ठीक। तो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 चीज़ याद रख लीजिए। हम जब भी पढ़ेंगे तो यही चीज़ पढ़ेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक। ब्रह्मा क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मतलब कि लेजिस्लेचर, ठीक। विष्णु क्या करते हैं, पालनहार करते हैं, मतलब कि इसको देखते हैं कि सही हो रहा है कि ना, एग्जीक्यूटिव। आई क्या करते हैं, महेश क्या करते हैं, तांडव मचाते हैं, मतलब कि सब कुछ को चेक करते हैं और पनिशमेंट करता है जुडिशरी, ठीक। तो यही है। तो आप देखिए इंडियन को कहाँ कहाँ मिलेगा, इंडियन को एग्जीक्यूटिव में ही मिलेगा, लेजिस्लेटिव में नहीं देंगे, क्या हो आप लाख। तो यही तो काउंसिल एक्ट शुरुआत होगी, और यही काउंसिल एक्ट का शुरू होगा, उसी के लिए लेजिस्लेटिव के लिए ही लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो काउंसिल एक्ट कब से शुरू होता है, आप सोचिए, 1861 से, लेकिन नहीं देते हैं उसमें पार्ट, ठीक ना, कहते हैं लुल गुर्र कर देते हैं, ठीक। लेकिन 1892 में देते हैं, लेकिन कहते हैं देते हैं इसमें, लेकिन इसमें देते हैं बजट पर खाली बोल सकते हो, बहस कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक, वो भी रोक लगा देते हैं। लेकिन 1909 में आपको मिलता है ज़्यादा पावर, ठीक। 1919 भारत एक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये आपको जानना पड़ेगा, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको, यही तो लोग पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दे रहा है, ठीक ना, एग्जीक्यूटिव का पावर है, आपको ऑर्डर फॉलो करना है, तभी तो बंदूक चलाओगे, अपने आप को मारोगे। तभी तो 1833 से पहले आप देखिए मंगल पांडे के टाइम क्या कहे, पटक के मारे गए मंगल पांडे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एज रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकम 7, ठीक। ये बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक ना। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक ना। द लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम 12, करेक्ट। नो डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन द स्टेट और सेंटर सब्जेक्ट, और स्टेट और सेंटर सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो ये दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक, देखिए आप जितने भी एक्ट हैं उसको तो रट जाइए, क्योंकि मेंस में भी पूछा जाएगा। पीसीएस पास हो जाएंगे, मेंस में क्या करेंगे पूछ दिया तो। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, 150 वर्ड में लिखवा दिया तो क्या करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर राइट द ब्रीफ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, क्या करोगे। चलिए पहले पास कीजिए पहले। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात होगी तो समझ लीजिएगा क्या है, ये फेडरेशन की बात कर रहा है, ठीक, जो कि आज भी हमारा है फेडरेशन। ठीक, तो फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन कहाँ मिलेगा, 1935 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935। ठीक, नेक्स्ट, फेडरेशन स्टेबलाइज अंडर द एक्ट ऑफ 1935, रेस्ट्रिक्टरी पावर वाज गिवेन टू गवर्नर जनरल को, रेस्ट्रिक्टरी पावर यानी इसी पावर दिया गया कि जब चाहे वो ऑर्डिनेंस ला सकता है, जो इस समय प्रेसिडेंट के पास है, और कॉन्स्टिट्यूशन में 123 एक्ट है, 1 2 3 एक्ट है, ठीक ना। इसमें पढ़, जब आप डिटेल में पढ़ो तो मज़ा आता है एकदम। पोल्ट्री तो एकदम क्या बोले, पोल्ट्री को वास्तव में पढ़ने का मज़ा है डिटेल में, एकदम एक एक शब्द को तोड़ फोड़ दो। लेकिन यहाँ पर तो भाई क्वेश्चन करना टाइम नहीं डिटेल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्यों है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स है, 75% यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, ठीक है ना। विच एक्ट लीड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्राम द इंडिया, 1935 का एक्ट जो है बोलता है कि बर्मा सेपरेट रहेगा। ये सब एक्ट हैं, फैक्ट हैं, ठीक। पहले बर्मा था, बर्मा को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अलग कर दिया, ठीक ना। प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय फर्स्ट क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश ने भेजा था वर्ल्ड वार के टाइम, तो उन्होंने प्रपोजल लेके आया कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, फ्रेमिंग बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो क्रिप्स मिशन है, ठीक ना। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इज रेफर टू कॉलोनियल रूल, तो इंडिया वाज रिलेटेड टू इल्बर्ट बिल टू ब्रिंग द इंडिया, इसका क्या था कि ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियन टू इक्वल स्टेटस फॉर द पेनलाइज जुडिशियल ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न। इल्बर्ट बिल जो है रिपन के द्वारा लाया गया था, जिसमें वो बोला था कि जो यूरोपियन जज हैं वो तो यूरोपियन को जजमेंट सुनाते थे, ठीक, इंडियन को भी जब अपना जजमेंट सुनाते थे, लेकिन इंडियन जज जो हैं यूरोपियन को जजमेंट, यूरोपियन क्रिमिनल को जजमेंट नहीं सुना सकते हैं। यानी यूरोपियन अगर मान लीजिए एक कोई इंग्लिश मैन है और यहाँ पर एक इंडियन जज है, इंडियन जज, ठीक, अब ये कोई क्राइम किया तो इसकी सुनवाई जो है ये जज नहीं करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर यही इल्बर्ट बिल आया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब इंडियन जज भी इस इंग्लिश मैन की, अगर क्राइम मैन जो क्रिमिनल है या क्रिमिनल इस पर कन्विक्शन है तो उसकी सुनवाई करेगा, तो लेकिन ये लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू डिसाइड अलॉट member seat to each province, 1 representative or the ratio of the population, वन कितना पर 10 लाख, 10 लाख। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज स्टेबलाइज अंडर द, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टेबलाइज कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट है, कैबिनेट समझ रहे हैं कैबिनेट क्या होता है। कैबिनेट एक, देखिए गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारा इस समय का क्या है, मोदी गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के अंदर एक कैबिनेट होती है, ठीक, जिसमें सभी मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर, ये कैबिनेट होते हैं, इन्हीं को बोला गया है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो उसी कैबिनेट, उसी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में से ही एक कैबिनेट लाया था, तो उसी को बोला गया कैबिनेट मिशन, और यहाँ पर आया था आज़ादी की बात करने के लिए, लेकिन ये क्या हुआ, फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, क्यों फेल हुआ, पाकिस्तान का डिमांड। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त को
सोचे 24 अगस्त को हम फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का अनाउंस हुआ। अब 15 अगस्त को हम लोग साल भर बाद आज़ाद हुए। तो याद करिए, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जवाहरलाल नेहरू। तो वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जवाहरलाल नेहरू थे। हु आर द नॉट मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946। एस राधाकृष्णन। ये एस राधाकृष्णन वही हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 5 सितंबर पर टीचर डे मनाया जाता है और हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट भी बने। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट दिया है, ट्रू एसोसिएशन है अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान। वेबल कौन था? तो वेबल प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड का। द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इक्वल। ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वेबल प्लान बोले थे कि बराबर होना चाहिए, नहीं, इनसे कोई मतलब। वेबल प्लान जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है ना, उसमें बराबर होना चाहिए। वेबल थ्रू द दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो वेबल यही चाहते थे कि ये पार्टीशन न हो। तो एक मिनट, वेबल जो थे, वेबल वो एक जुडिशियल, हमारे यहाँ का वायसराज भी रह चुके हैं, ठीक ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वेबल मेंबर थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे, कहाँ के वहाँ के, ठीक। इटली बनता है ना, इटली, ठीक। हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्स्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले कौन देता है? स्वराज पार्टी, ठीक, 1934। अब यहाँ पर एम एन राव भी हैं, एम एन राव भी बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा 1934 में, ठीक ना। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद क्या बोलते हैं, कांग्रेस एक्सेप्ट करती है, उसके बाद कहानी शुरू हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेंस। करेक्ट, सभी लोग जो 18 साल है, 21 साल, पहले तो कितना था, 21 साल के ऊपर के लोग सभी वोट देंगे, वही असेंबली में आएगा। असेंबली वाज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। असेंबली वाज मल्टीपल पार्टी बॉडी। सही, कुछ तो मल्टीपल थे, ठीक है ना। द असेंबली वर्क थ्रू द वेरियस कमेटी, ठीक, तो ये भी सही है। तो असेंबली क्या है कि बहुत सारे कमेटी बनाई गई थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कोई माइनॉरिटी कमेटी, कोई फ्रेम ड्राफ्ट करने की कमेटी, माइनर और मेजर करके बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई थी, 13-14 कुछ इसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 सही है। और जो एडल्ट सफरेज के द्वारा नहीं चुना हुआ था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टैक्स जो 1937 का हुआ था, वही कहानी चली थी, 47 में चुना हुआ था, ठीक ना। तो वहाँ पर 1935 के में देखते हैं कि टैक्स पर और सबको वोट देने का अधिकार नहीं रहता है, ठीक ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज करेक्ट। तो यहाँ पर फिर वही पूछा है। इट वाज नॉट द बेस्ट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। सभी लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वो वोट दिए थे? नहीं, वो वोट नहीं दिए थे। यहाँ पर टैक्स देने वाले वोट दिए थे, महिला दी थी, महिलाओं को बना था, और क्या बोलते हैं, मुस्लिम को बहुत सारे इसमें रोक थे, ठीक ना। द रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इट वाज नॉट, नहीं, मल्टीपल बॉडी थी। द वर्किंग थ्रू द सेवरल कमेटी के द्वारा किया जाता था। 1 और 2 यानी 4, फर्स्ट इज करेक्ट। Member of Constituent Assembly who draft the Constitution of India were elected by Legislative Assembly of various province। तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आई है, जो कि ड्राफ्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन, वो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंस। करेक्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, जितने भी प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके द्वारा करेक्ट किया गया था, ठीक। अब इनको कौन किया था? तो उनको जनता की थी, जनता, ठीक, इनडायरेक्ट था। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर। तो क्या है? इलेक्टेड बाय द प्रोविंस लेजिस्लेटिव। देखिए इसमें क्या हुआ कि पहले जनता जो है, पब्लिक जो है, क्या मतलब पब्लिक जो है, अरे यार, पब्लिक जो है वोट देती है, इलेक्शन देती है, वोट कैसे लिखेंगे, वोट देती है, किसको देती है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में रहने वाले। अब ये वोट किसको देते हैं? वो जाते हैं किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, डायरेक्ट इसको ना इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड द चेयरमैन, तो फर्स्ट चेयरमैन किसको इलेक्ट किया था, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टेबलाइज ऑन द, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब स्टेबलाइज हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टेबलाइज हो गई थी, ठीक। तो वेन फर्स्ट सेशन वन, जब स्टेबलाइज हुई तब भी फर्स्ट सेशन चला, तभी फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 94, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक। उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो, 11। राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन दिसंबर 1946, यानी इसी दिन चेयरमैन, पहले टेम्पोररी चेयरमैन होते हैं, ठीक। उसके बाद इनको 11 तारीख को चुना जाता है, 11 दिसंबर को। फिर सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं, 11 जोड़ देंगे 2 दिन, ठीक है ना। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन, रेजोल्यूशन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो रेजोल्यूशन कब दिया गया था, 22 जनवरी 1947, याद करें सब, 1947 कब हो रहा है, अभी झंडा नहीं फहरा है, मतलब 15 अगस्त नहीं आया है, आज़ाद नहीं हुए, उसके पहले का कहानी। नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जो प्रपोज किए थे क्या करने के लिए, प्रियम्बल को, ठीक। क्या ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लेके आए थे, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन में से प्रियम्बल आया था, ठीक ना। नेक्स्ट, रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन से रिलेटेड को पूछा गया है, कौन सा सही है बताना है। तो रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव बाय द नेहरू अफेक्टेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, ठीक ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, यही फ्रेमवर्क था ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पे ही, ठीक ना, तो करेक्ट है। प्रियम्बल फुलफिल वेरियस इम्पोर्ट ऑब्जेक्टिव एम, करेक्ट बात है। पीपल ऑफ इंडिया आर्डर डायरेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय डायरेक्टली पीपल, हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली क्या होगा, पीपल द्वारा कट नहीं, हेड ऑफ स्टेट इनडायरेक्ट, ठीक ना, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुए कंडक्ट द फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडिया कितना सेशन लेना पड़ता, 12 सेशन, ठीक। कब बन के हुआ, तो 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ, 26 नवंबर 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, करेक्ट द मैच, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एस.सी. मुखर्जी, ठीक। पहले तो टेम्पोररी रहते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट बन जाते हैं। ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी में के एम मुंशी रहते हैं, कांग्रेस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कौन है, तो कृष्णमाचारी रहते हैं, वी.टी. कृष्णमाचारी, प्रिंसिपल स्टेट है। चेयरमैन ऑफ द यूनियन स्टेट, प्रिंसिपल स्टेट चेयरमैन ऑफ यूनियन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, अरे यार कैसे कर दिया है, हाँ। रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल स्टेट जो होते हैं, राजाओं का जो रिप्रेजेंटेटिव, वी.टी. कृष्णमाचारी। चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, एडवाइजरी कमेटी ऑन द सरदार पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन कौन, फंडामेंटल राइट पर सरदार पटेल, ठीक। माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटिव एरिया स्ट्रिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर, हेड थे ये लोग। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, अरेंज दीज इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी स्टार्ट फ्रॉम द अर्लियर टू लास्ट एक्टिविटी। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एन एक्ट, ड्राफ्ट, डेट ऑफ अनाउंसमेंट कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑर्डर बताना है कौन सा ऑर्डर का है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट में, तब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिलती है, फिर उसके बाद क्या होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी, ठीक। तो पहला और चौथा हो गया, फिर उसके बाद
एडाप्ट होगा, इनेक्ट होगा, तो फिर कमेंसमेंट होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा, कमेंसमेंट, फिर एडाप्ट और इनेक्ट होगा, इन्फोर्समेंट होगा लास्ट में। ठीक। नेक्स्ट, विच मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेट डाउन द ऑब्जेक्टिव? फिफ्थ मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू लेट डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? सरदार पटेल। Who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constitutional Assembly? Sardar Patel. The drafting committee of Constitutional Assembly under Dr. B.R. Ambedkar had how many other members? 6. ड्राफ्टिंग कमेटी में जो हेड किए थे अम्बेडकर जी, उसमें कितने में अदर मेंबर थे? 6, इनको लेके 7। नेक्स्ट, हाउ मेनी अमंग फॉलोइंग मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से इसमें से? ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। कौन सा? के एम मुंशी कह सकते, के एम मुंशी, यही कांग्रेस के थे बस। ठीक, एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर स्वामी थे, और कांग्रेस के ये भी हैं, सरदार पटेल ये भी नहीं थे। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कौन कौन मिला? आपको अल्लाड़ी कृष्ण अय्यर मिल गए और गोपाल स्वामी मिल गए। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को कट कर दीजिए, और के एम मुंशी कांग्रेस से थे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैन से डॉक्टर अम्बेडकर। कब? तो 29 अगस्त 1947। तो सोचिए, आज़ादी के बाद हम कब आज़ाद हुए? 15 अगस्त 47, आज़ादी के बाद। क्योंकि फिर वहाँ से आज़ादी के बाद क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया। ठीक, तो इसलिए अब थोड़ा सा फ्रीडम मिल गया सबको आराम से करने का, बहुत तनाव चल रहा था। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम द फॉर्मेशन ऑफ हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बी एन राव। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग कब हुआ? जब भैया देश आज़ाद हो जाएगा तब होगा, आज़ादी से पहले नेशनल फ्लैग होगा, तब तो झंडा फहरेगा। सोच लीजिएगा, इतना याद रहे। 22 जुलाई 1947, यानी आज़ादी से पहले ही झंडा चाहिए, तभी तो आज़ादी के दिन फैलेगा। कैसे फहराएंगे? नहीं फहरा पाएंगे। ठीक, तो झंडा होना चाहिए, तो अडॉप्ट कर लिया गया। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which is correct statement against the following statement? The design of national flag was adopted by the Constitutional Assembly by July 1947. Correct. Wheel in national flag 21 एक नहीं 24, 24 घंटे को दिखाता है। The ratio of the with नहीं 3:2 है ना, रेशियो क्या है ना, तो याद रहे, पूछेगा, ये गलत है। 3:2 है, मतलब कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2। नेक्स्ट, व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड? 17 नवंबर 1947, कंप्लीट 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, थर्ड रीडिंग ये 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ। 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। इन्फोर्समेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट ऑन द विच डेट? इसी डेट 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 26 जनवरी यानी 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग थी। वाई 26 जनवरी स्टार्टेड डेट बाय? वाई 26 जनवरी 26 वाज सेलेक्टेड द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसी के दिन 1930 में रावी नदी के तट पर, रावी रिवर के तट पर क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट ऑब्जर्व किया गया था, कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्व किया गया था, और क्या बोलते हैं, झंडा फहराया गया था। ठीक ना, तो उसी के मेमोरी में किया गया। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्ट 26 नवंबर 1946 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है
26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या इनेक्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट और इनेक्ट, अडॉप्ट करना मतलब स्वीकार करना, इनेक्ट माने फोर्स इन्फोर्स करना, लागू करना। 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है कब, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाई इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते हैं। ठीक। व्हाट इज द ईयर ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ भीमराव अम्बेडकर रिस्पेक्टिवली। तो बर्थ इनका कब हुआ था, तो बर्थ इनका उस समय हुआ था जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। कब गए थे, 1981, याद कर लीजिए, 1981 1982, 1980 91 एंड 1892 के आसपास, इसी टाइम गए थे स्वामी विवेकानंद अमेरिका शिकागो। तो उसी समय इनका जन्म हुआ था। इनका डेथ हुआ कब, 1956। विच ईयर तो जनगण मन अधिनायक अडॉप्ट आज द नेशनल एंथम, 24 जनवरी 1950। स्टेट एम्बेलम वाज अडॉप्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 26 नवंबर 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया। कितना, स्टेट एम्बेलम, जिसमें अशोक चक्र है, अरे अशोक स्तंभ है, चक्र बोल रहा हूँ, उसमें चक्र वो है। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। डिस्कशन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल रहा है ये कौन, 1932 की बात है, 1932 31। देखिए 1931 से शुरू होती कहानी, 1930 1931 और 1932 तक चलती है। ठीक है ना। तो 1932 की कहानी थर्ड राउंड टेबल है, पहला 30 में होता है, दूसरा 31 में, 32 में लगातार होता है। ठीक है ना। चलिए, चलिए लीड टू पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ थर्ड राउंड टेबल डिस्कशन ही इसको लीड करता है, करेक्ट है। वाइट पेपर होता है, वाइट पेपर के अनुसार ही आता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 to provide for the stabilize all India Federation to the base and union of province of the British India and the princely state, union of province of British India and the princely state, both are correct, फेडरल की बात होती है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1940 कब आता है, 1942 में आता है। ठीक है ना, याद रहे, लेकिन फेल हो जाता है। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल द प्रिंसिपल स्टेट। ठीक, गलत है, इसके लिए नहीं आता है, वो इसलिए आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। एनी प्रोविजन विच नॉट प्रिपेयर एंड एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन द सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ स्टेट, करेक्ट। यानी कोई भी प्रोविंसी जो एक्सेप्ट नहीं करे नया कॉन्स्टिट्यूशन को, वो अलग से हम अंग्रेज़ों के साथ एग्रीमेंट करके स्टेटस अपना बना सकती है। ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं, एक और दो दोनों ट्रू हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, डिफरमेंट ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी 15 ईयर वाज द एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौलाना आज़ाद। जब यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हो रही, सभी को वोट देने के राइट की बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मौलाना आज़ाद बोले थे कि नहीं 10-15 साल को डिफर कर दिया जाए। और वही देखिए सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज को अभी डिफर किया गया है, नहीं परमिशन दे रहे हैं भैया, अंग्रेजी के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं हो सकती है, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, अभी डांट पड़ी है। ठीक है ना। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, करेक्ट। इंडिया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट ओन, दोनों करेक्ट है, लेकिन ये जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशन रखने से वो डेमोक्रेटिक हो जाएगी। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन रखने से डेमोक्रेटिक नहीं होती है, चाइना कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक नहीं है। क्या होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी, इलेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, बहुत सारा है। रूल ऑफ पीपल होना चाहिए। हु एडवाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी द डिसबैंड एज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द इंडिपेंडेंट। महात्मा गांधी बोले कि कांग्रेस का काम अब खत्म हो गया, देश आज़ाद हो गया, आप पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, JB कृपलानी थे। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो उस समय नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे वो JB कृपलानी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट, देयर इज ए नेशनलिस्ट रिएक्शन
द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशन। तो आइवर जेनिन ने बोला था, क्या बोला था कि देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, नेशनलिस्ट जो हैं और फाउंडिंग फादर है, दोनों क्या कर रहे हैं कि मिनिमाइज कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, उनके इमोशन को, ठीक है, जो माइनॉरिटी है उनको क्या करें, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलत बोला। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। तो ये बोला था कौन, गार्विन ऑस्टिन। पीसीएस में पिछले बार पूछा था इससे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कांग्रेस है और कांग्रेस वाज इंडिया, यानी कांग्रेस जो है इंडिया है। गार्विन ऑस्टिन, जो गलत बोला था। हु सेड इंडिया इज क्वासी फेडरल स्टेट, केसी वेयर बोलते कि इंडिया इज क्वासी फेडरल। क्वासी मतलब कि अर्ध होता है, अर्ध, ठीक, अर्ध। फेडरल मतलब सेपरेशन, पावर डिवीजन ऑफ स्टेट, आधा पावर डिवीजन, मतलब कि ये पूरा रूप से नहीं है, फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। जब देखें तो सेंट्रल पावरफुल हो जाता है। हु इज बिगिनिंग रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एम.एन. राव पहली बार बोले थे, ठीक। हाउ मैनी वुमन मेंबर ऑफ वेयर इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वुमन कितने थे, तो वुमन 15 वुमन थे, ठीक है ना। ठीक, याद नहीं हो रहा है तो आपको मालूम है, यम यन, यम का कितना होता है 14, यन का कितना होता है 15, ठीक। तो वुमन, ठीक, उलट दीजिए। नेक्स्ट, हु सेड द इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, द रूलर सिस्टम इन इंडिया इज टीनी रिपब्लिक, यानी बहुत छोटा सा रिपब्लिक है। रूलर इंडिया को कुछ पता ही नहीं है कि क्या, आज भी कुछ पता नहीं है, ठीक ना। रिपब्लिक क्या है, टीनी, आज भी कुछ पता है रूरल इंडिया को, कुछ नहीं, साल हो गया कुछ नहीं। चार्ले मेटकॉफ ने बोला था। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव द पावर फ्रॉम, तो कोई भी जो दुनिया अपने इंडिया में जो भी है, कोई भी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोग कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर प्राप्त करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पावर प्राप्त किया है, पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक। पीपल ऑफ इंडिया से कोई बड़ा नहीं है, पीपल ऑफ इंडिया से कोई बड़ा नहीं है, ठीक। पीपल ऑफ इंडिया से कोई बड़ा नहीं है। पीपल ऑफ इंडिया अपनी सारी पावर किसको दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, ठीक। तो पीपल ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही रेगुलेट होगा, लेकिन सभी पीपल ऑफ इंडिया चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। कि जालूकट्टू का नियम आया था, कर्नाटक में बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या बोलते हैं, वोट किया, वहाँ के लोगों ने हड़ताल किया, तो उनके इमोशन को सुप्रीम कोर्ट समझा और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड किया, ठीक, उनका राइट है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू, और आप लोग से अनुरोध है लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।